हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे ताकि हम ये कॉन्सेप्ट समझ पाएँ ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हीट कैपेसिटी पहले। ठीक है, हीट कैपेसिटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम 7th 8th में पढ़ते हैं और वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यही कहते हैं ना, यानी मैं ऐसा कहूँगा कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक, क्यू मीन्स हीट, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, वो उतना ही रहता है। ठीक है, 1 डिग्री से 1 यूनिट से बढ़ाना है टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का। ठीक है, और इस हीट कैपेसिटी को हम दिखाते हैं ऐसे कैपिटल सी से। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू चेंज इन हीट यानी चेंज इन क्यू divided by change in temperature in amount of heat required to raise the temperature by 1 degree। छोटी सी चेंज लानी है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी हीट भी लगेगी, यानी कम टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री। सपोज हमारी एक सब्सटेंस है, हमारे पास में लोहे का एक टुकड़ा है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, हम ले जाना चाहते हैं 26 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया ना? तो वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, कितनी हीट यानी कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। समझ में आया ना? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन हीट डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया ना? सपोज मेरे पास में लोहे का ये टुकड़ा है, इसका वजन है सपोज 1 kg। इसको मैं हीट दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं हीट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मुझे 25 डिग्री से 26 डिग्री करना है ये टेम्परेचर। तो उसके लिए जितनी भी हीट लगेगी उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। समझ में आया? अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा। ये 1 kg का लोहा है और यहाँ पे सपोज 5 kg का लोहा है, यानी आयरन है। इसका भी मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, इसका भी मुझे 1 ही डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर। समझ में आया ना? यानी इसको भी हीट करना पड़ेगा, इसको भी हीट करना पड़ेगा। अगर किसी आम आदमी से भी पूछेंगे कि ज़्यादा हीट किसको लगेगी गर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली ये बोलेगा कि इसकी जो हीट है वो ज़्यादा लगेगी, इसको ज़्यादा हीट लगेगी क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है। समझ में आया? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ये मास पे डिपेंड करती है। जितना मास उतना उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना उसको ज़्यादा हीट लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ में आया ना? तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि C जो है यानी हीट कैपेसिटी जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है तो कम हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। समझ में आया ना? हीट कैपेसिटी को हम और एक नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या कहते हैं? थर्मल कैपेसिटी। ये भी याद रखना। क्लियर? ये आप दिमाग में बैठा देना। और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट वाले जो है ना, आर्किटेक्चर वाले, वो इसको कहते हैं
इसको कहते हैं थर्मल मास। थर्मल मास यानी अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है, किन्होंने, इंजीनियरिंग वालों ने, इंजीनियर्स जो रहते हैं, अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो देखते हैं कि इस बिल्डिंग में हीट कैपेसिटी कितनी है, इसलिए वो इस हीट कैपेसिटी को कहते हैं थर्मल मास। यहाँ तक तो समझ में आया, तो ईजी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आप ये कहेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिकल चेंज ला रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इसका यूनिट क्या होगा, तो आप यूनिट निकालेंगे हीट का डिवाइड बाय टेम्परेचर। हीट का जो यूनिट है वो हम जूल लेते हैं और टेम्परेचर का लेते हैं केल्विन। सो यूनिट ऑफ सी मीन्स हीट कैपेसिटी क्या आएगा, वो आएगा जूल्स पर केल्विन या जे बाय के आएगा। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया, शाबाश। अभी तक मैंने जो बताया ये तो सिंपल हीट कैपेसिटी है। अब देखो हीट कैपेसिटी मैंने आपसे कहा कि ये मास के साथ चेंज होता है। सपोज कम मास है तो कम हीट लगेगी, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा हीट लगेगी, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या हम इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ नया लेना पड़ेगा। नया क्या है? नया है स्पेसिफिक हीट, जैसा मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। इसको हम दिखाते हैं स्मॉल सी से। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल सी से। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट का मतलब रहता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या मैं ऐसे लिखूंगा कि ये जो सी है, स्मॉल सी, इट इज सिंपली हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय यूनिट मास, यानी सी बाय एम, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यानी इसमें आप मास पहले स्पेसिफाई करते हैं। सपोज हमारे पास में आयरन का एक टुकड़ा है, इसका वजन है 1 ग्राम या 1 kg लिखूंगा मैं, 1 kg, यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पे भी हमें 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इनमें जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो सेम लगेगा, जितना इसमें लगेगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हम यहाँ पे मास फिक्स कर रहे हैं। अब मास फिक्स मतलब अब ये मास पे डिपेंड नहीं रहेगा, तो मैं बोलूँगा अब ये जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ कंपेयर भी करना होगा, सपोज मुझे आयरन का हीट कैपेसिटी, वाटर का हीट कैपेसिटी और सपोज कॉपर का हीट कैपेसिटी कंपेयर करना हो, तो मैं बराबर बराबर मास लूँगा, तभी तो कंपैरिजन सही होगा। अगर मैं बराबर बराबर मास ले लूँ, सपोज मैं आयरन का ले लूँ और वाटर का ले लूँ 1-1 kg, तो मुझे वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगा और आयरन का हीट कैपेसिटी कम मिलेगा। समझ में आया ना? जैसे अगर मैं वाटर का 1 kg ले लूँ तो उसका हीट कैपेसिटी 24,000 जैसे किलो जूल्स होगा, सॉरी जूल्स होगा, और जबकि अगर मैं आयरन ले लूँ तो उसका 244 कुछ ऐसा हीट कैपेसिटी होगा, 244 जूल्स, यानी उसमें सिर्फ 244 जूल्स लगेंगी, जबकि उसमें 24,000 जूल्स लगेंगी वाटर को गर्म करने के लिए, 1 kg वाटर को गर्म करने के लिए। तो इसका मतलब वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। समझ में आया ना? और याद रखना, जिसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसको टाइम लगता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। समझ में आया ना?
जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए वाटर को टाइम लगता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। यही वजह है कि समुद्री एरिया जो रहते हैं, समुद्र के आसपास जो एरिया रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर दरमियान रहता है, क्योंकि वो वाटर जो है वो वाटर हीट एब्जॉर्ब भी करती है, बाद में उसको धीरे धीरे रिलीज भी करती है, धीरे धीरे रिलीज करती है ना, टाइम लगाती है। जबकि अगर आप रेगिस्तानों में जाएंगे, रेगिस्तानों में कैसा होता है, वहाँ पर रेत होती है, उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए रेगिस्तान में रातें बहुत ठंडी रहती है और दिन में बहुत गर्मी रहती है। समझ में आया? तो ये था यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो रिलेशन मैंने लिखी, ये है स्पेसिफिक हीट की, यानी सी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट, स्मॉल सी, जबकि कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी इन जनरल। समझ में आया? अब इसको मैं अगर थोड़ा सा एलोबरेट करूं, हमें मालूम ये जो है ना, ये वाला, ये हीट कैपेसिटी सी बराबर रहता है, कैपिटल सी वो बराबर रहता है डी क्यू बाई डी टी। अभी हमने देखा था, है ना, क्लियर? तो उसके हिसाब से अगर मैं सी लिखूं, स्मॉल सी, वो किसके बराबर आएगा? सी के बदले में लिखेंगे हम डी क्यू बाई डी टी, राइट? चलेगा ना? इनटू करेंगे हम 1/m, राइट? यहां तक तो ठीक है। यानी ये m जो है ना, ये 1/m मैंने इधर लिखा थोड़ा साइड में, और c के बदले में लिखा ये। यहां तक तो क्लियर है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब देखो, अब यहां से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं। अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, इसका यूनिट क्या है, तो हम इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे हीट का लेंगे हम, सबसे पहले यूनिट बोलूंगा मैं, हीट का लेंगे हम सपोज जूल्स, राइट? और डिवाइड बाय है टेम्परेचर, तो मैं बोलूंगा पर केल्विन, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, या ऐसे में लिखूंगा जूल्स, जूल्स डिवाइड बाय केल्विन, राइट? और ये मास जो ये भी डिवाइड में, तो डिवाइड बाय करेंगे हम केजी, राइट? तो या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जूल्स पर केल्विन, यानी पर केल्विन पर केजी, राइट? या जूल्स पर केजी पर केल्विन, यानी इसका मतलब जूल ऊपर है न्यूमरेटर में, और ये केल्विन और केजी जो है वो डिनोमिनेटर में। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहां तक तो क्लियर हो गया, शाबाश। तो ये था हीट कैपेसिटी और दूसरा स्पेसिफिक हीट। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा ही फ़र्क है, सिर्फ यानी पर यूनिट मास अगर हम लेंगे हीट कैपेसिटी तो वो स्पेसिफिक हीट बन जाता है। लेकिन जनरली क्या करते हैं हम? जनरली हम स्पेसिफिक हीट के बदले में हीट कैपेसिटी ही डिस्कस करते हैं। यानी हम जब किसी चीज़ का स्पेसिफिक हीट भी अगर पूछना चाहें तो हम सबसे पहले मुंह से निकालते हैं हीट कैपेसिटी। ये बहुत ही जनरल हो गया है हीट कैपेसिटी, समझ में है ना? तो जब भी हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, हालांकि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट बिल्कुल अलग है, तो हमें उस टाइम पे अगर किसी चीज़ का हीट कैपेसिटी निकालना हो, हमें चाहिए कि उसकी स्पेसिफिक हीट निकालें, ताकि हम कंपैरिजन अच्छे से कर सकें, और वही अच्छा साइंटिफिक मेथड भी है। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। यह होगी एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यही हीट कैपेसिटी पर मोल ले लूँ तो तब मैं उसको कहूँगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी, यानी मैं ऐसा लिखूँगा CM। CM का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक? यानी C/N, इसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन जनरली हम कौन सी हीट कैपेसिटी लेते हैं? हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। समझ में आया ना? अब ये जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी,
अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो हमारे पास में गैसेस में दो तरह की हीट कैपेसिटी आती है। कौन कौन सी? एक आती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी आती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी और सीवी। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा हुआ है और हमेशा वहां पे हम कहते हैं कि सीपी, ये एक रिलेशन भी है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, यही कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस कर दें, उसके बाद में भी आर बचता है, तो इसका दूसरा मतलब यह है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? ये मैं गैसेस की बात कर रहा हूं। तो ये जो ना ये गैसेस की बात कर रहा हूं मैं, गैसेस, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल रहते हैं, वहां पे प्रेशर से फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, फॉर सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, वेरी लेस कंप्रेसिबल रहते हैं, कंप्रेसिबल यानी मैं बोलूँगा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी रहती है इनमें। तो इसका मतलब वहाँ पे सीपी और सीवी जो रहता है, सीवी, ये ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, वो कंप्रेस नहीं होते। मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड्स की, यहाँ तक तो क्लियर है। तो फिर हम सॉलिड्स में ये अलग अलग डिस्कस करने के बजाय एक ही चीज़ लेते हैं। सपोज सीवी लेंगे तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये कैसे हम निकालेंगे? देखो मैं इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर हमें ये निकालना है ना, तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देखो फर्स्ट लॉ, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स शॉर्टकट में। हम वहाँ पे कहते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम को, सपोज एक प्रेशर कुकर है मेरे पास में, इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हीट। तो उस हीट के दो हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा यहाँ पे चला जाता है जो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? इंटरनल एनर्जी। सपोज प्रेशर कुकर में राइस है, हम उसको हीट देते हैं, उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाती है, इसका मतलब थर्मल मोशन बढ़ जाती है, या मैं बोलूँगा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा, यहाँ पे प्रेशर कुकर में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है ना, ये सीटी देने लगता है, स्टीम यहाँ से बाहर निकलती है। इस पिस्टन को ये पुश करता है, इस ढक्कन को पुश करता है। वो जो पुश करने वाला पोर्शन है ना, वो वर्क है, यानी ये हीट का आधा पोर्शन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आधा होता है वर्क में। लेकिन कौन से वाले वर्क में? प्रेशर वॉल्यूम वर्क में। यह हमें मालूम है ना। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा, मैं लिखूँगा डी क्यू यानी चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि पहले कुछ इंटरनल एनर्जी इसमें रहती है, जब हम इसमें हीट और देते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, प्लस इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, पीडीवी जिसको आप कहते हैं। समझ में आया ना? अब देखो, अब मैं अगर सीवी लेता हूं, सीवी का मतलब रहता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या रहता है? यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो है जीरो, चाहे स्मॉल चेंज हो या लार्ज चेंज हो। ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। तो हीट कैपेसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं? हीट कैपेसिटी हम लिखते हैं ऐसे, देखो C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, राइट? ऐसे लिखते हैं ना। अब मैं अगर ये लिखूं CV, वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा डी क्यू के बदले में लिखूंगा मैं ये पूरा, मैं लिखूंगा DU डिवाइड बाय करें DT, डिवाइड बाय क्या करेंगे? DT, प्लस
PdV, राइट, ये PdV डिवाइड बाई dt, क्योंकि ये dq के बराबर है पूरा, तो सबको डिवाइड होगा dt। मेरी बात गौर से सुनना, लेकिन ये ले रहा हूं मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहा हूं, राइट। अगर मैंने ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया तो dv किसके बराबर है, dv किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। देयरफॉर cv जो है वो बन जाता है du, यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक। तो मैं लिखूंगा ये du डिवाइड बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां तक तो ठीक है, शाबाश, ये क्लियर हो गया यहां तक, वेरी गुड। इसका मतलब ये होता है, अब ये जो इक्वेशन मैं बना रहा हूं ना, इसका कुछ खास मतलब, ये मैं सॉलिड्स के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि इन सॉलिड्स जो भी हीट कैपेसिटी रहती है, ठीक है, या जो भी हम हीट देते हैं, हीट, वो हीट यहां पे इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसकी वजह से यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। U जो है ना, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको। U जो है, U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब अगर हम सॉलिड्स में अगर हम हीट देंगे तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी यहां पे कौन कौन से फॉर्म में रहती है, ये दो मेन फॉर्म्स में बताऊंगा आपको। सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, या तो ये लैटिस वाइब्रेशन में होगी, लैटिस वाइब्रेशन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। मेटल्स में तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो बाकी सॉलिड्स रहते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहते हैं, बाकी मेटल्स को छोड़ के, उनमें नेग्लिजिबल रहता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या रहता है, नेग्लिजिबल, यानी उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए जो हीट जाती है वो बहुत कम यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है, मैं लिखूंगा C सॉलिड्स, वो बराबर रहती है किसके बराबर, लैटिस वाइब्रेशन के बराबर। यानी सॉलिड्स में जो हम हीट देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैटिस वाइब्रेशन में। समझ में है ना। तो सॉलिड्स में जो हीट कैपेसिटी रहती है दैट इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशंस। यहां तक तो क्लियर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक, तो आज इतना ही।